कि अयोध्या को पूरी तरह से जानने के लिए, इसका आनंद लेने के लिए कम से कम 3 दिनों तक यहाँ रुकने की आवश्यकता है। देश विदेश से ज्यादातर पर्यटक भारत आते हैं उत्तर प्रदेश में आगरे का ताजमहल देखने और प्राचीन नगर काशी और सारनाथ घूमने। प्रश्न ये है कि अयोध्या घूमने और श्री राम का मंदिर देखने के लिए भला विदेशी क्यों आएंगे, और इसका कारण है भारत में लिखी गई राम कथा की सबसे पहली और प्राचीन पुस्तक रामायण। भारत में रामायण के अलावा कंबोडिया में रीमकेर, थाईलैंड में रामकियन जो कि वहाँ की राष्ट्रीय पुस्तक है, इंडोनेशिया में ककनिक, नेपाल में भानुभक्त रामायण जैसी पुस्तकों में वाल्मीकि की रामकथा से प्रेरणा लेकर इसे अपने अपने देश की संस्कृति के हिसाब से फिर से लिखा गया है। पात्रों के नाम, कुछ नई घटनाओं के अलावा मूल रामकथा सभी में एक जैसी है। इसके अलावा भारत में ही रामकथा को लेकर संस्कृत में 7 संस्करण, हिंदी में 3 संस्करण, गुजराती में 47, उड़िया में 14, तेलुगु में 5, कन्नड़ में 4 और अन्य भाषाओं में लगभग 17 संस्करण मौजूद है। इसके अलावा लिखे गए नाटक, कविताएं आदि को भी अगर मिला दिया जाए तो इस दुनिया में 300 से अधिक तरह से राम कथाएं बार बार लिखी गई हैं। इन सभी राम कथाओं पर कई विशेषज्ञों ने समय समय पर अध्ययन किया और अपने विचार दिए। फादर कामिल बुल्के, हरमन जैकोबी, वेंडी टोनिकर, एडवर्ड अल खरर, अल्फ हिल्टे बीटेल, पाउला रिचमैन, आब्रे मेनन, रमेश मेनन, राधा विश्वनाथ, शांतनु गुप्ता, मीनाक्षी जैन, लाला सीताराम, स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती जैसे कई लोगों ने समय समय पर राम कथा को लेकर गहन शोध किया और इसमें छिपे हुए मूल कथा के साथ ही इसके इतिहास को समझने का प्रयास भी किया। राम कथा थी कौशल प्रदेश के द्वारा किष्किंधा और लंका पर विजय प्राप्त करने की पहली बार एक अखंड भारत के निर्माण की। रामायण महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये अखंड भारत युद्ध से अधिक व्यक्ति के आदर्शों, सूझबूझ, मित्रता जैसे गुणों से स्थापित हुआ। रामायण एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये समझाता है कि भारत पहली बार एक कैसे हुआ। इसलिए ये गाथा न तो कभी भुलाई जा सकती है और न ही कभी मिटाई जा सकती है। और आज की अयोध्या उसे अखंड भारत का एक प्रतीक है, अपनी संपन्नता के कारण जिसने समय समय पर बाहरी आक्रमणकारियों का भी सामना किया। अयोध्या की इसी संपन्नता ने यहाँ पर मुगलों को भी आकर्षित किया। महात्मा बुद्ध भी यहाँ पर रुके, सिखों के गुरु साहब भी आए और जैन धर्म के तीर्थंकर भी। सिर्फ आए ही नहीं बल्कि उनके अनुयायी यहीं पर बसते चले गए। अयोध्या कितनी बार बसी, कितनी बार उजड़ी, इसके बारे में बहुत अधिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। सूर्यवंश के पतन के साथ ही अयोध्या का भी पतन होता रहा। बीच में कई सौ सालों तक अयोध्या मानो विलुप्त सी हो गई। इसका कारण क्या था, इसका कोई प्रमाण नहीं है। अयोध्या को फिर से खोजकर उसे स्थापित करने में बार बार राजा विक्रमादित्य का नाम आता है, लेकिन विक्रमादित्य एक उपाधि है जिसे कई राजाओं को दिया गया था, तो ये कहना मुश्किल है कि किस कालखंड के कौन से राजा ने ये कार्य किया। कुछ विशेषज्ञों का मत है कि यह काम उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने किया होगा। नंदवंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश आदि के साम्राज्य में भी अयोध्या का वर्णन प्राप्त होता है। सबसे बड़ा विध्वंस हुआ 1527 के आसपास बाबर के कार्यकाल में, जब राम मंदिर को ध्वस्त कर बाबरी मस्जिद स्थापित की गई। सन 1722 में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने व्यापार के नजरिए से राम मंदिर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक नया शहर बसाने की शुरुआत की। 1730 में अवध के पहले नवाब सादत अली खान ने इसका नामकरण किया फैजाबाद। इन्हीं के उत्तराधिकारी सुजाउद्दौला ने इसे अवध की राजधानी बनाई। 1775 में अवध के चौथे नवाब असफुद्दौला ने फैजाबाद की जगह लखनऊ को अवध की राजधानी घोषित की। रावण अहंकार का प्रतीक और श्री राम विनम्रता के सूचक। सत्ता में आने के बाद हर व्यक्ति को यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, सिर्फ रंग रोगन और पत्थर लगवाने से राम राज्य नहीं आएगा, बल्कि जिस दिन स्कूल, अस्पताल और सरकारी संस्थानों से भ्रष्टाचार खत्म होगा, लोगों का मुफ्त इलाज और अपनी भाषा में उच्च शिक्षा उपलब्ध होगी, उस दिन भारत उस पायदान पर खड़ा होगा जहां कभी हम हुआ करते थे। रामायण अहंकार पर विनम्रता की विजय है। अयोध्या को अगर पर्यटन स्थल का केंद्र बनाना है तो इस आधार पर बसाना होगा, राम राज्य लाना होगा, राजनीति नहीं। यदि इस वीडियो में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए